उन लड़कों ने मुझे मेरे मांगने से भी ज़्यादा पैसे दिए और पूरी रात बिताने के लिए ले गए। जब चारों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका पांचवा दोस्त भी आ गया। मगर वो जैसे ही कमरे में अंदर घुसा तो उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूं कहें कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें इंसान को ख़त्म कर देती हैं। और मैं भी कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफ़र पर निकल पड़ी थी। मैं रात 12 बजे से उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़कों ने मुझे निचोड़ डाला था। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन यह सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। अब मुझे ना तो अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिस्म में उठने वाली दर्द भरी लहर का। दो ही लड़कों ने मेरा ऐसा हाल कर दिया था कि मेरा पूरा बदन जख्मी हो गया था। मेरे साथ वो लड़के अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब मैं एक भारी कीमत के बदले में कर रही थी, इसीलिए पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशें मुझे इस रास्ते पर ले आई थी, जहां मैंने एक ही रात में 4 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालत में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं जिस जगह पर थी वहां मुझे यह फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने कुछ ही मिनटों में मुझे काबू कर लिया। मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया था। यह पहली दफ़ा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने गहरी सांस बाहर निकाली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह बोलने लगा कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर उसके और भी दोस्त इंतजार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वह फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज करते हुए मेरे शरीर से खेलने लगा। अब मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वह पहले से भी ज्यादा जोश में आ गया। अब वो मेरे और करीब आ जाता था, इसीलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। पूरे 2 घंटे तक वह अपने जिस्म की प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन और छाती पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह मेरे साथ दोबारा वक्त गुजारने के लिए जरूर आएगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने तन पर डाली तो मैं पूरी तरह से कांप गई। जिसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर जख्म मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझ पर जख्म करके मुझे जख्मी ही कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान पड़ चुके थे और फिर बचे उन 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो अपना हिस्सा वसूल रहे थे और एक रात मेरी जिंदगी की काली रात बन गई थी। अब मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी और तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छोटा दोस्त भी आ गया है। मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर पाती। जैसे ही 5वां लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई। उसकी चीखें क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती है जो अपनी बारी के इंतजार में थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी, जिसके पास ना तो तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी, क्योंकि पिताजी के स्वर्गवास ने हमारी कमर ही तोड़ दी थी।
पिताजी घर में अकेले ही कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिन ब्याही घर में मौजूद थीं। मेरी बड़ी बहन भी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए कमाने की जिम्मेदारी उसके और मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत ही आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि पिताजी कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही पिताजी से इस बात पर नाराज रहती थी कि वह हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मेरी नाराजगी पर पिताजी का चेहरा हमेशा उतर जाता। वो बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, मधु बेटी तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वह दिन अपनी किस्मत में नजर ही नहीं आता था। और फिर पिताजी नींद में ही ईश्वर को प्यारे हो गए। जब हम सबको सुबह यह बात पता लगी कि पिताजी हमारे बीच नहीं रहे हैं, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि पिताजी हमारे लिए कितने जरूरी थे। जब तक वह हमारे सरों पर मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नजरें और रोटी जैसी बुनियादी जरूरत से तो हम वंचित नहीं थे। पिताजी के निधन के कुछ दिन बाद तक तो पड़ोस वालों और खानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। आज के दौर में वैसे भी कौन किसी का पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के बाहर 1000 नौजवान पहले ही खड़े होते हैं। मैंने स्कूलों का रुख किया तो यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई कि आधे दिन से भी ज्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6000 मिल रहे थे, जिसमें से घर के बिल में सारे रुपए चल जाते। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझे मेरा तजुर्बा पूछते और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी मेरी नौकरी नहीं मिली तो मेरी एक दोस्त के भाई के जरिए मुझे एक पिज्जा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में बना हुआ पिज्जा हाउस था, जहां हर वक्त ही मर्दों की बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती थी। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हो और वह बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे यह नौकरी करनी है या फिर नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। पिताजी की मौजूदगी में कभी बिना जरूरत से घर से निकलने की नौबत भी नहीं आई थी, और पिज्जा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने तंग कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए यह एक बहुत ही घुटन भरा कदम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही लेती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थी और कहने लगी कि बेटा, बिजली वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है, क्योंकि 2 महीने से बिल जमा नहीं करवाया है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया था। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजर करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीने से हम बिल नहीं चुका पाए थे और शायद इसीलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। माँ के आंसू ने मेरे लिए फैसले को बहुत आसान कर दिया था। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियां करनी हैं। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे यह फर्ज निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे कहाँ पर नौकरी मिली है। इसलिए मैंने माँ से कह दिया कि एक कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है और मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक था। और यह बात मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी कि मेरी नौकरी का वक्त जानकर माँ हैरत में रह गई और मेरी तरफ देखने लगी कि यह कौन सी कंपनी है जहां दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। मैंने झूठ बोल दिया कि यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि 24 घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि माँ ने और ज़्यादा सवाल करने की बजाय मुझे तरक्की की ढेर सारी दुआएं दी और अगली दोपहर 2 बजते ही पिज्जा हाउस के लिए मैं रवाना हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज्जा हाउस में आकर बदला और मैनेजर ने मुझे पिज्जा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा कि आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम हर आते जाते को इज्जत से वेलकम करोगी।
और गुस्सा होकर कहा कि यह कैसा मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहां मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मुझे गहरी सुर्खी लगाई। वह बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत ही साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी जब वह लड़की कहने लगी कि यह लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ आते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई थी कि यह नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने वाले मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतों की तादाद कम ही आई थी, ज़्यादातर मर्द ही आ रहे थे। रात तक मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बसों में धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। माँ मेरे इंतज़ार में जग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही थी। पिताजी मेरे सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी ना किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर 2 बजे के करीब घर से निकल गई थी। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। यह काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती उनमें से ज़्यादातर मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। यह पिज़्ज़ा हाउस मुझ जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। लेकिन तेज़ी से गुजर रहे थे दिन और मुझे यहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। उस एक हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ था जो कि मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों का मायाजाल। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर मुझे 1 महीने में टिप के काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल जमा किया था और आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज़्ज़ा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 4 लड़के रोज ही शाम के वक्त सबसे कोनी वाली टेबल पर आकर बैठ जाते। मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वह चारों ही 25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी नज़र से देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने कहा हाँ, जवाब दिया और फ़ौरन ही उसने अपना कार्ड निकाल कर कहा और कि तुम शरीफ लड़की लगती हो, अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वह कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया। वह मुस्कुरा उठा और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। रोज़ ही मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोज़ाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े फ्रेंडली से हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया था और फिर माँ ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधे पर उठाया था कि शादी की जिम्मेदारी का मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ कहने लगी, तू कंपनी में से लोन ले ले और तेरी कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है, लाख रुपए भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 20 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान हो गई थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज़्ज़ा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी और लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलने वाले थे। मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकते हुए उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं नौकरी पर भी हर वक्त परेशान रही और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझे कहने लगी कि क्या बात है,
अंजू आज तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, सादगी से विदाई कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, पर ठीक ही तो कह रही थी, इतना मसाला बनाने की क्या ज़रूरत थी। घर आकर मैंने माँ को यह मशवरा दिया कि वह सादगी से बहन की विदाई कर दे, लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी, हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है, और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी ज़िंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज़ हो गई और कहने लगी, ना जाने कैसे कैसे करके तेरी बहन को एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नुस्ख निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती, वह खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उसकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया था। वह ठीक ही कह रही थी, अगर पिताजी जिंदा होते तो वह भी किसी तरह पैसा जमा कर लेते। और मैंने उसी समय माँ को गले लगा लिया और उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। बाप का साया औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वह अपनी जान पर खेलकर भी औलाद को ज़िंदगी के सारे सुख देता है, और मेरे लिए अपने बाप की जगह लेना बहुत ही मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी में गुजरने लगे थे। मैंने पिज़्ज़ा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही ज़मीन में गड़ गई थी। वह लड़के अब भी रोज़ाना पिज़्ज़ा हाउस में आते थे। मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक कहने लगा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बार बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी मैंने अपना सारा मामला बता दिया था, क्योंकि मुझे भी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह कहने लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसीलिए तो दिया था कि कोई परेशानी हो तो आप हमें याद कर लेना। मैं हैरत से उनके चेहरे की तरफ देखने लगी और मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वह 4 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं। लेकिन उन चारों ने फ़ौरन ही मुझे लाख रुपए की ऑफ़र कर दी। मैं उनकी तरफ देख रही थी कि वह लाख रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके कुछ काम आना होगा। उनकी बात सुनकर मैं भी सोचने लग गई, उन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता था। यह बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मुझे फ़ौरन ही घबराहट हो गई और मैंने कहा कि मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती हूँ। वह हंसकर बोलने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी है। लेकिन आज के दौर में कोई भी बिना कुछ लिए कुछ नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रखकर लाख रुपया हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह टूट चुकी थी और ऐसे ही थकी हारी जब लौटकर घर आई तो मेरी माँ और बहन मेरे इंतज़ार में थे। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने के बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वह दीदी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्च में दोनों शादियाँ हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहाँ मुझे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतज़ाम ना हो सका था और माँ मुझसे उम्मीद बांधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहाँ बहुत समय बाद खुशी की रौनक नज़र आ रही थी। मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है। वह भी इसी समाज में रहने वाले थे। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की कर दीजिए, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वह लोग इस बात को से बेखबर थे कि यह खुशी उन्हें मेरी आबरू की बर्बादी के बदले होने वाली थी। अगले दिन मैंने उन 4 लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते थे कि आप ज़रूर मान जाओगी। अब उन 4 लड़कों ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी।
मैंने माँ को बता दिया कि साल के आखिरी की वजह से कंपनी में बहुत काम ज़्यादा है और मुझे एक रात कंपनी में ही रहना पड़ेगा। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसीलिए मैं उनकी बात मानने के लिए मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे उस रात रुकने की इजाज़त भी दे दी और मैं पिज़्ज़ा हाउस से छुट्टी होने के बाद उन चारों लड़कों के साथ चली गई। उन चारों ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब पांचवा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भीगा पड़ा था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपने बाजू में बिठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां शायद उसका कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का उन चारों का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और उसे मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं इस बिस्तर पर ही दम तोड़ देती। मैंने माँ को फ़ोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था और उसके दोस्तों से वो लाख रुपए लेकर मुझे दिए थे। वह पांचों बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किए भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथ में आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा मेरे लिए नहीं बचा था। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफ़र दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहाँ पूरी इज्जत से नौकरी कर सकूँगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बगैर किसी मतलब के मदद करने वाले लोगों की गिनती ना के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि वह मजबूरी की हालात में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे फिर वह तंग कपड़े पहनकर किसी पिज़्ज़ा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हो। अंत में दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।